हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और हम अपना कक्षा 11 का अध्याय मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने उसके 3 महत्वपूर्ण टॉपिक्स कर लिए थे, जिसमें से हमने अंतिम बाह्य उपचार किया था। आज हम अपनी शुरुआत करेंगे बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्मजीव किस प्रकार अपनी भूमिका निभाते हैं। तो आपको जो गाय भैंस का गोबर होता है उसमें जो सेलुलोजीय पदार्थ होते हैं, क्योंकि जो घास खाते हैं वो सेलुलोज, गाय चारा जो घास चारा जो खाते हैं जानवर वो सेलुलोज की बनी होती है। तो यानी सेलुलोज पदार्थ का, और जो मीथेनोजन जो गाय के जो गाय भैंस के अमाशय में पाया जाता है, मीथेनोजन अवायवीय परिस्थितियों में बायोगैस का उत्पादन करता है। ये किस प्रकार करता है, जैसे हमें यहाँ पर एक फ़ोटो दे रखा है। बायोगैस जो संयंत्र है उसका देखते हैं किस प्रकार बायोगैस बनाई जाती है। तो हम एक ज़मीन में 10 से 15 फीट गहरा गड्ढा खोदते हैं और उसमें एक साइड से हम गोबर डालते हैं, एक साइड से गोबर जो हमारा स्लज बना होता है उसे निकालते हैं। इधर गोबर और जल दोनों डाला जाता है। इधर ये इसमें एक पाइप की सहायता से आता है। ये हम घरों में डालते हैं और ये पाइप की सहायता से ये बायोगैस जो प्लांट है इसके अंदर आ जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं मिथेनोजन बैक्टीरिया। ये सेलुलोजीय पदार्थ होते हैं, उनको तोड़ते हैं और तोड़कर CH4CO2 जैसी गैसों को मुक्त करते हैं। और CH4CO2 जो है बायोगैस है, इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। इनका उपयोग हम अपने ईंधन के रूप में करते हैं। और बायोगैस से हम क्या करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करने में व ईंधन के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। और यही सब देखते हुए भारत सरकार ने क्या किया, भारत में बायोगैस उत्पादन के विकास के लिए 2 महत्वपूर्ण अनुसंधान का आयोग का आयोजन किया गया है, जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान और खाद्य व ग्रामीण उद्योग आयोग। ये बायोगैस के उत्पादन को बढ़ाते हैं हमारे भारत के अंदर। तो आई होप आपको बायोगैस क्लियर होगा। तो चलिए अब अगले टॉपिक की बात करते हैं। जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्मजीव किस प्रकार अपनी भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जैव नियंत्रण है क्या। तो हमें पता है जैव नियंत्रण और जैव नियंत्रण क्या होता है। जैव नियंत्रण का मतलब जीवों को एक स्तर तक नियंत्रण करना है जिससे हमारी फसल का ज़्यादा नुकसान ना हो। जैव नियंत्रण का मतलब ये नहीं कि हम उसको, जो जीव है उसको, जो फसल को नुकसान पहुँचा रहा है उसको बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म कर दें। और दूसरा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो हमारे पीड़कनाशी होते हैं, जो रसायन होते हैं खेत में हम अपने उर्वरक लगाते हैं, एक तो उनकी महंगाइयाँ बढ़ती जा रही हैं जिसकी वजह से किसान को उन्हें खरीद पाना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। दूसरा, क्योंकि वो ज़्यादा प्रयोग करने से हमारी जो मृदा की विषाक्तता है वो बढ़ती है। और इससे सीधा साधा संबंध, मतलब अगर मृदा की विषाक्तता बढ़ रही है तो खाने की जो हम फसल घर में लाएंगे उसे खाने से हमें बीमारियाँ हो सकती हैं। तो यही 2 रीज़न हैं जिनकी वजह से आज जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्मजीव का भी उपयोग किया जा रहा है। और अब देखते हैं पीड़क व रोगों के जैव नियंत्रण कैसे होता है। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मर की एक सोच दे रखी है NCERT में कि ऑर्गेनिक फार्मर जैव खेती के बारे में क्या सोचता है। तो ऑर्गेनिक फार्मर एक जैव विविधता का मतलब बहुत अच्छे से समझ सकता है। मतलब उसे बिना किसी जीव को बिल्कुल ख़त्म किए अपनी फसल को बचाना होता है। वो किसी भी जीव जो उसकी पीड़क है उसका बिल्कुल खात्मा नहीं करना चाहता। उसके लिए जैव विविधता एक महत्वपूर्ण शब्द आता है वहाँ पे, उसे जैव विविधता बनाए रखनी होती है। तो प्राकृतिक, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बीटल और ड्रैगन फ्लाई की बात करें तो ये प्राकृतिक रूप से जैव नियंत्रण करती हैं। बीटल तो जो होती है एफिड का नियंत्रण करती है, और ड्रैगन फ्लाई जो मच्छर होते हैं उनका जैव नियंत्रण करती है। ये तो हो गया प्राकृतिक रूप से। बट हमें करना है, अपनी जैविक खेती करनी है, तो हम इतने बीटल ड्रैगन फ्लाई थोड़ी ना ले आएंगे। तो हमें उसके लिए जैविक नियंत्रण के रूप में हम सबसे पहले जो यूज करते हैं वो है BT फसल। आजकल BT फसल का उत्पादन बहुत बढ़ चुका है। हमारे पास ऐसे BT कपास आ चुका है। आजकल BT कपास का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। तो BT कपास से क्या होता है, इसमें जीन होते हैं, क्राइजीन होते हैं इसके अंदर, जो कि तितली के लार्वा और जो पीड़क होते हैं उनके लार्वा के अंदर जाते हैं और उनकी आहार नाल में उसके क्षारीय pH पर जाके सक्रिय हो जाते हैं और उसको आंत को फाड़ देते हैं। और उससे क्या होता है, जीव की मृत्यु हो जाती है। जब लार्वा से जीव ही नहीं बनेगा तो फिर पीड़क कहाँ से उत्पन्न होंगे। तो BT कपास और जो BT फसलें जो होती हैं वो इस प्रकार अपना कार्य करती हैं। किलोवायरस हम रोगजनक के रूप में जानते हैं, जो कि कीटों और जो होते हैं ऑर्थोपोड्स, उनके ऑर्थोपोड्स पर हमला करते हैं और उनका खात्मा हमारे फसलों से करते हैं। और एक संकीर्ण स्तर पर हम चाहते हैं कि हमारा एक स्पेसिफिक जीव हम उसको ही ख़त्म करें, उससे रिलेटेड अदर जीव हमारा बचा रहना चाहिए। मतलब जैसे हम किसी दो जीव हमारे पास A और B जो है हमारा, वो हमारी खेत की परागण की क्रिया में सहायता करता है। पर B जो है जो हमारी परागण क्रिया में सहायता कर रहा है, और A जो है हमारी फसल को नष्ट कर रहा है। हम चाहते हैं कि हम ऐसे जैव नियंत्रण का प्रयोग करें कि जो हमारे B को नुकसान तो ना पहुंचाए, क्योंकि वो हमारी परागण की क्रिया कर रहा है, और A को एक स्तर तक ख़त्म कर दे, मतलब रोक दे उसे। तो ऐसे जो नैरो, मतलब एक
एक एक ही जीव को यानी नैरो यानी नैरो संकीर्ण नैरो स्तर यानी संकीर्ण स्पेक्ट्रम नैरो स्पेक्ट्रम के जो पीड़कनाशियों को ख़त्म करते हैं उन्हें न्यूक्लियो पॉलीहीड्रोवायरस बोलते हैं, हेड्रोसिस वायरस बोलते हैं, जो कि नैरो स्पेक्ट्रम यानी वो ए जाति को खत्म करेगा पर बी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यानी लक्ष्य विहीन जो हमारा कीट है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इसी वजह से इसका समकालिक पीड़क प्रबंधन में भी उपयोग किया जाता है। तो हम इस अध्याय के 5 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अब लास्ट टॉपिक बचा है जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव कैसे हम उपयोग करते हैं। तो उपयोग में लाने का जो सबसे बड़ा कारण है वो कि पर्यावरण की बढ़ती जो प्रदूषण बढ़ रहा है, वो रासायनिक उर्वरक जो है वो अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यानी उपयोग में लाने का कारण प्रदूषण किसकी वजह से हो रहा है? रसायन का जब हम खेत में अपने उपयोग करेंगे रसायन उर्वरक से, रासायनिक उर्वरक का जब हम अपने खेत के अंदर प्रयोग करते हैं तो उससे हमारी जो मृदा है उसका प्रदूषण बढ़ता है और इसी वजह से हमें जैव उर्वरक के रूप पर निर्भरता अपनी बढ़ानी होगी। और इससे जुड़े कई फ़ायदे होते हैं, जैसे हमारे जैव उर्वरक पर निर्भरता काफ़ी कम हो जाती है और मृदा की जो विषाक्तता होती है, यानी जब हम रसायन का प्रयोग करेंगे तो प्रदूषण भी काफ़ी हद तक घट जाता है। तो आई होप इसका जो उपयोग में लाने के कारण और फायदे आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं N2 स्त्री कारक। जीवाणु जो होते हैं N2 स्त्री कारक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हमारे पास 2 प्रकार से N2 यानी नाइट्रोजन का स्तर करने वाले मृदा में जीवाणु पाए जाते हैं। सबसे पहले सहजीवी के रूप में होता है राइजोबियम, और दूसरा फ्रैंकिया। और राइजोबियम में क्या होता है? राइजोबियम लेग्यूम जो पादप होते हैं, लेग्यूम की पादपों के अंदर अपनी जो गांठ हैं यानी जड़ों के अंदर ग्रंथिकाएं बनाकर रहते हैं और अवायवीय रूप से वो नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करते हैं। और दूसरा फ्रैंकिया एलनस की जड़ों के अंदर नाइट्रोजन की भूमिका निभाते हैं। ये दोनों सहजीवी के रूप में रहते हैं, यानी अगर इनमें से कोई एक जीव खत्म होता है, यानी अगर पौधा खत्म हो रहा है या उसकी राइजोबियम की मृत्यु होती है, तो दोनों का अपना जो है काफ़ी नुकसान होगा। यानी सहजीवी का एक मतलब आप समझ सकते हैं, सहजीवी इसको अपना भोजन बना के ये राइजोबियम को देता है, अपनी पत्तियों से भोजन बना के, और राइजोबियम जो है प्राकृतिक जो नाइट्रोजन है उसको स्थिर करके पौधे को देता है। तो एक दूसरे को अपनी भूमिका निभाते हैं। लेग्यूम पादप भोजन दे रहा है, राइजोबियम उसको नाइट्रोजन दे रहा है। अब दूसरा मुक्तजीवी में 2 प्रकार के आते हैं, अवायवीय और वायवीय। अवायवीय कौन से होते हैं? रोडोस्पाइरुलम, क्लॉस्ट्रीडियम। और वायवीय की बात करते हैं हम एजोबैक्टर हमारे पास वायवीय होते हैं। तो N2 स्त्री कारक आपको समझ में आ गए हैं। सबसे पहले राइजोबियम सहजीवी मतलब सहजीवी राइजोबियम फ्रैंकिया, यानी जो दोनों अपना एक दूसरे से उन्हें बेनिफिट हो रहा है। मुक्तजीवी यानी जो मुक्त अवस्था में रहते हैं, यानी अगर उनको पौधा नहीं मिले तो भी वो जीवित रह सकते हैं, और अगर मिले तो वो उसको नाइट्रोजन की मुक्तजीवी परिस्थितियों में अपना जो है उसका नाइट्रोजन स्थिर करते हैं। अवायवीय रूप से और वायवीय रूप से हम देख चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कवक की। कवक में हमारे पास एक पौधा होता है जिसको हम बोलते हैं अनावृत बीजी पौधा, जैसे साइकस, पाइनस और कवक दोनों मिला के माइक्रोराइजा बनाते हैं। माइक्रोराइजा का क्या फ़ायदा है? माइक्रोराइजा है वो मृदा से फास्फोरस अवशोषित करके पौधे को देता है। पौधा क्या हुआ? अपना भोजन बना के उसको कवक को देता है। तो यानी एक दूसरे के रूप में सहजीवन संबंध बिताते हैं ये। इसी वजह से पौधे का भी लाभ, कवक का भी लाभ, और एक दूसरे के रूप में सहजीवी संबंध बिताने से इनका आपस में कार्य करते रहते हैं। पादप को क्या लाभ हो रहा है? क्योंकि वो मृदा से फास्फोरस का अवशोषण करके दे रहा है पादप को, क्योंकि पादप सीधे तो उसका अवशोषण करेगा तो उसके लिए थोड़ी जटिलता महसूस होगी। तो इसी वजह से जो कवक है उसकी काफ़ी सहायता करता है फास्फोरस अवशोषण में। तो आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बात करते हैं नील हरित शैवाल नाइट्रोजन स्त्री कारक के रूप में पाए जाते हैं। धान के खेतों में हम इनका उपयोग करते हैं। मृदा में कार्बनिक पदार्थ की जो है हमारी मात्रा बढ़ाते हैं। नाइट्रोजन स्त्री कारक के बारे में जो कुछ सूक्ष्म जीव हैं वो दे रखे हैं। नॉन स्टॉक एनाबीना ऑसिलोटेरिया, नॉन स्टॉक एनाबीना
ऑसिलोटेरिया ऑसिलोटोरिया आदि जो हैं नाइट्रोजन स्थिरीकारक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और धान के खेत में भी एनाबीना और जो कुछ जैसे कवक साइनोबैक्टीरिया हैं उनका उपयोग हम धान के खेत में करते हैं, और इनका उपयोग करने से मृदा में कार्बनिक पदार्थ जो है उनकी मात्रा बढ़ जाती है।